राजस्थान की राजनीति का 5वां युग 11वीं विधानसभा। राजस्थान की राजनीतिक युग की चर्चा शुरू करने से पहले एक बार आपको बताना चाहूँगा कि अब तक हम 4 युगों की चर्चा कर चुके हैं। वो 4 युग इस प्रकार से थे। पहला युग कांग्रेस प्रणाली का युग था और इस युग को हमने एक दलीय प्रभुत्व वाली सरकार के रूप में भी नाम लिया था, जिसका समय 1952 से लेकर 1977 तक रहा। इसमें पहली विधानसभा से लेकर 5वीं विधानसभा को हमने शामिल किया। इसके बाद दूसरा युग शुरू हुआ, वह कांग्रेस प्रणाली के अंत के साथ हुआ, या फिर हमने इसको इस प्रकार से कहा कि राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के नाम से भी इसको कहा, जिसका समय रहा 1977 से लेकर 1980 तक, 3 वर्ष तक चलने वाली छठी विधानसभा के रूप में। इसके बाद तीसरा युग शुरू हुआ, जो राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार बनने से 7वीं और 8वीं विधानसभा में रहा, और यह युग 10 वर्षों तक चलता रहा। इसके बाद हमने चौथे युग की चर्चा की, और इस चौथे युग में राजस्थान में पहली बार गठबंधन की सरकार के रूप में संक्रमण काल की, और यह केवल 8 वर्षों का समय रहा, जिसमें 9वीं और 10वीं विधानसभा को हमने शामिल किया। इसमें देश की बात करें तो यह कहना भी ज़रूरी बनता है कि इस समय धर्म को राजनीति का हथियार बनाकर चुनाव लड़ा गया था। वह समय अशिक्षित भारत का चुनाव था, और वो दौर अलग ही प्रकार का दौर था। अब भारत की जनता में शिक्षा जागृति की लहर आती है। शिक्षा की इस लहर में तकनीकी का दौर शुरू होता है। अब हर एक भारतवासी अपने आप को समझने लगता है। अब वह राजनीति के दृष्टिकोण को भी समझने लगा। अब उसका दौर आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए संघर्ष के रूप में शुरू होता है। उसके इस संघर्ष में सबसे बड़ी समस्या एक जातिवाद और एक सांप्रदायिकता को लेकर के शुरू होती है, और इसी जातिवाद और सांप्रदायिकता के साथ शुरू होती है जातिवाद की राजनीति का दौर, राजस्थान की राजनीति का 5वां भाग या 5वां युग, जिसको हमने नाम दिया द्विदलीय राजनीतिक प्रणाली का युग। अब इस समय में, या हम कहें कि राजस्थान में भारत के एक दूसरे राज्य की तरह यहाँ हिंसात्मक राजनीति नहीं होती, बल्कि यहाँ शुरू होती है राजस्थान में जातिगत राजनीति का दौर। अब इस 11वीं विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने के लिए जातिगत समीकरणों में बॉर्डर्स को देखकर चुनाव लड़ा जाता है। इस प्रकार के चुनावों में क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बना पाएगी? केंद्र में सरकार की उठापटक के बीच आंतरिक कलह के साथ कितना परिवर्तन हो पाता है? इन सभी सवालों को जानने के लिए एक बार फिर से आपका दोस्त विपुल जोरासिया का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इस चैनल से जारी होने वाले सभी वीडियो डॉक्यूमेंट्री की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नए नए वीडियो डॉक्यूमेंट्री लेकर आता रहता हूं। अब हम 11वीं विधानसभा की चर्चा शुरू करने से पहले एक बार हम गुजरे हुए 8 वर्षों में केंद्र सरकार की राजनीतिक उठापटक की चर्चा करना चाहेंगे। इस राजनीतिक उठापटक के बवंडर में 10वीं लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की स्थिति बिल्कुल साफ होने लगी थी। किसी एक दल को बढ़ावा नहीं मिला और अस्पष्ट जनादेश वाली लोकसभा का गठन हुआ, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या ने मतदाताओं के व्यवहार में बदलाव ला दिया था और त्रिशंकु संसद के रूप में सरकार बनी थी। साथ ही श्री चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने, वो भी करीब 6.5 महीने के लिए। बाद में पीवी नरसिंह राव जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद 11वीं लोकसभा चुनाव हुए। इस समय चुनाव को शांतिपूर्वक करवाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने कड़ी पाबंदियां लगा दी और सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गए थे, और इससे सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि चुनाव में होने वाले खर्च को कम कर दिया जाए, और साथ ही प्रत्येक उम्मीदवार की निगरानी रखने के लिए एक पर्यवेक्षक रख दिया गया, और यह पर्यवेक्षक उम्मीदवारों की आय और उसके खर्चों के ब्यौरे की जांच पड़ताल करने लग गया। अब क्या होता है,
अब शुरू होते हैं इस प्रकार के चुनाव। वे इन चुनावों में दीवार पर पोस्टर नहीं लगा सकते थे, अधिक वाहनों का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे और इसके साथ मतदाताओं को घूस भी नहीं दे सकते थे। इन सभी पाबंदियों के साथ चुनाव हुए और एक बार फिर से विखंडित जनादेश से त्रिशंकु लोकसभा बनी और बीजेपी नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री बने। इसके बाद श्री HD देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने और इनके बाद फरवरी 98 में I.K. गुजराल देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और लोकसभा भंग हो जाती है। इस प्रकार इन गुजरे हुए 2 साल में 4 बार देश के प्रधानमंत्री बदल गए। अब 12वीं लोकसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों में सरकार बनाने के लिए कोई मुद्दा नहीं था। जनता के सामने ये मुद्दा विहीन चुनाव थे। इन मुद्दा विहीन चुनावों में 2 व्यक्तियों के चेहरे सामने थे। एक था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का और दूसरा श्रीमती सोनिया गांधी। अब मार्च 98 में चुनाव खत्म हुए। एक बार फिर से विखंडित जनादेश के साथ त्रिशंकु लोकसभा का गठन हुआ और भाजपा की सरकार बनी और अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन गठबंधन के दलों में आपसी मतभेद के चलते अनाद्रमुख की नेता ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार अल्पमत में आ गई। यह सरकार सिर्फ 412 दिन तक ही चल पाई, लेकिन बाद में अटल जी ने अपनी सरकार अगले लोकसभा चुनाव में वापस बना ली। आपको बता दें कि इस समय के लोकसभा चुनाव में अब तक का यह सबसे दूषित पक्ष रहा, क्योंकि यह चुनाव सबसे अश्लील और अभद्र चुनाव रहा। ये मुद्दा विहीन चुनाव रहे। सभी दलों में उम्मीदवार झूठी निंदा प्रचार अभियान में जुटे हुए थे। इन चुनावों में आक्रामक नैतिकता का प्रचार किया जा रहा था। इन चुनाव में आधारहीन व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जा रहे थे और इन चुनाव में चरित्र हरण की राजनीति का रास्ता अपनाया जा रहा था। इस प्रकार की घटनाओं के साथ साथ भारतीय लोकतंत्र धीरे धीरे ओछेपन का तमाशा बनता जा रहा था। इस प्रकार की असमंजस की स्थिति में इस प्रकार की उठापटक की राजनीति और अश्लील भद्दी राजनीति के बीच राजस्थान की 11वीं विधानसभा के चुनाव होते हैं और जातिवाद के आधार पर चुनाव हुए और इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त होकर गिर जाती है और राजस्थान की जनता ने अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को समर्थन एक तरफा दिया, जिसका परिणाम इस प्रकार रहा। इसमें कांग्रेस पार्टी को 153 सीटें मिली और शेष अन्य दलों की सीटें रही और इनमें महिला विधायकों की संख्या 15 रही, अनुसूचित जाति के विधायकों की संख्या 33 रही, अनुसूचित जनजाति के विधायकों की संख्या 24 रही। इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि इन चुनाव परिणामों में मुख्यमंत्री पद के लिए बहुमत दल के नेता के तौर पर श्री अशोक गहलोत को शपथ दिलाई जाती है और आपको बता दें कि श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने से पहले वह जोधपुर से लोकसभा सांसद थे, लेकिन बाद में जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और विधानसभा के सदस्य बने। इस प्रकार राजस्थान की 11वीं विधानसभा का गठन 4 जनवरी 1999 को होता है। इस विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष पद पर श्री परशुराम मदेरणा को बनाया जाता है। उपाध्यक्ष पद के लिए श्री देवेंद्र सिंह को बनाया जाता है और इसी 11वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत को बनाया जाता है। लेकिन श्री भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति चुनाव में विजय हासिल करने के बाद देश के उपराष्ट्रपति बनते हैं, तब इन्होंने विपक्ष नेता के पद से अपना त्याग पत्र देकर श्री गुलाबचंद कटारिया को विपक्ष नेता के तौर पर नियुक्त किया जाता है। अब आपको बताना चाहेंगे कि अब तक राजस्थान की विधानसभाएं महाराजा मानसिंह टाउन हॉल में होती है और अब इस विधानसभा सत्र में पहली बार नई विधानसभा भवन का निर्माण हो चुका था और 2001 में नई विधानसभा भवन में शिफ्ट किया गया, जिसका 25 फरवरी 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री KR नारायणन जी को इसका उद्घाटन करने के लिए आना था, लेकिन बीमार होने की वजह से वे नहीं आ सके। लेकिन बिना उद्घाटन के साथ ही यह विधानसभा सत्र शुरू हो गया। बाद में लगभग 9 माह बाद नवंबर 2001 में इसका उद्घाटन हुआ। अब इस विधानसभा की अगर हम चर्चा करें तो यह विधानसभा भवन पूर्णतया
या पूरी तरह से वास्तु दोष को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन यह सदियों से चली आ रही वास्तु दोष जैसी कुप्रथा पर प्रहार करती है। इसका बहुत ही वास्तु के हिसाब से भूमि पूजन किया गया था, इसलिए कि इस नए भवन में बैठने वाले सभी 200 विधायक एक साथ एक ही छत के नीचे बैठ सकें। लेकिन इस नए भवन में विधानसभा शिफ्ट होने के साथ ही 2 विधायक श्रीमान भीमसेन चौधरी और बिखा भाई की मौत हो गई। इसके बाद 2002 में कांग्रेस विधायक श्री किशन मोटवानी जी और बीजेपी विधायक श्री जगत सिंह दाइमा की मौत हो गई। अगर हम इस मौत के सिलसिले को जारी रखें तो हम कह सकते हैं कि 2003 में श्री रूपलाल मीणा जी की भी मौत हो गई थी। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएं तो इसी विधानसभा भवन में जब पहली बार विधानसभा सत्र लागू हुआ, तब 2004 में गहलोत सरकार के मंत्री रहे श्री राम सिंह बिश्नोई जी की भी मौत हो गई। अगर हम इसी मौत के सिलसिले को जारी रखें तो 2006 में भी विधायक अरुण सिंह जी और नाथूराम आहारी जी की भी मौत हो गई। इस प्रकार मौत की घटनाओं को लेकर सदन में विधायक भूत और जादू टोटके तक की चर्चा कर चुके हैं। इसको लेकर 15वीं विधानसभा सत्र के समय इस समय के मुख्य सचेतक श्रीमान कालूराम गुर्जर को यज्ञ हवन और गंगा जल से शुद्धिकरण की मांग कर चुके थे। उस समय श्री गुर्जर ने अध्यक्ष कैलाश मेघवान से हवन पूजन करवाने की मांग तक कर चुके हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह दौर राजनीतिक का दौर नहीं है, यह दौर धार्मिक अंधविश्वासों में लिपटा हुआ भारत की पाखंडवादी राजनीति है। विकासशील भारत विकसित देशों की बराबरी में अपना स्थान मानने वाला देश में जातिगत की राजनीति है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़े संविधान को खत्म करने की राजनीति का दौर है। यहाँ विज्ञान की प्रौद्योगिकी को न मानकर यहाँ पाखंडवाद में घिरने की राजनीति है। यह समय झूठा प्रचार अभियान की राजनीति का दौर है। यह समय आधारहीन व्यक्तिगत आक्षेप लगाने की राजनीति का दौर है। यह समय व्यक्ति के चरित्र हनन की राजनीति का दौर है। यह समय लोकतंत्र को धीरे धीरे खत्म करने की राजनीति का दौर है। यह राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा मेला कुचेला दौर है, जिसमें आम आदमी मारा जा रहा है। इस प्रकार के राजनीति के दौर में 12वीं विधानसभा के चुनाव शुरू होते हैं और 12वीं विधानसभा कितना परिवर्तन कर पाती है? क्या एक बार फिर केंद्र में और राज्य में सत्ता बन पाएगी? इन सब सवालों को जानने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। हम शीघ्र ही लौटेंगे। तब तक आपका दोस्त विपुल जोरासिया धन्यवाद के साथ विराम लेगा। धन्यवाद।